सभी बच्चों को हरिओम। आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान में अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण इसके बारे में समझेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण क्या है? इसके पहले के वीडियो लेसन में हमने जीव जगत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि जीव जगत क्या होता है और कितना बड़ा इसका क्षेत्र है ना। इतने विस्तृत क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया गया है ताकि हम उसका अध्ययन सुविधा पूर्वक कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव जगत का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और हम सभी जीव जंतुओं को, पौधों को एक साथ नहीं पढ़ सकते या उसका अध्ययन नहीं कर सकते। सभी के गुणों में समानता असमानता पाई जाती है, तो उसी के आधार पर अध्ययन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है। तो इस अध्याय में आपको जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में ही बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है उसको अभी सामान्य तौर पर बता देती हूँ। जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम। ये 5 जगत हैं जिसके अंतर्गत पूरे जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। वायरस, विरोइड और लाइकेन, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ये वायरस ऐसे जीव होते हैं जिनको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का कहा गया है ना, कड़ी कहा गया, संयोजी कड़ी कहा गया है। तो आज हम कुछ जगतों के बारे में अध्ययन करेंगे। लीनियस के बारे में आप जानते ही हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया, इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो लेसन में बताया गया है कि 2 जगत रखा गया। एक था आपका प्लांटी और दूसरा है एनिमिलिया। प्लांटी जगत में सभी पौधों को सम्मिलित किया गया और एनिमिलिया जगत में सभी प्राणियों को सम्मिलित किया गया। चाहे प्लांट छोटे हों, बड़े हों, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यहाँ पर कुछ अभी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सभी प्लांट्स को, सभी पौधों को, ठीक है। उसी प्रकार सभी प्राणियों को, तो पौधों के लिए प्लांटी जगत और जंतुओं के लिए या प्राणियों के लिए एनिमिलिया जगत, इसमें वर्गीकृत किया गया था। ठीक। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससिम केंद्र की, यूकैरियोटिक का तात्पर्य होता है ऐसे जीव जिसमें कि केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, इसका तात्पर्य है कि इनमें केंद्रक अस्पष्ट होता है या अविकसित होता है। ठीक। तो इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी, हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी जैसे कि कवक, इनके बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो संभव क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें आपको बताया ना कि जितने भी प्लांट्स हैं सबको प्लांटी जगत में रख दिया गया और जितने भी प्राणी हैं उन सबको प्राणी जगत में रख दिया, एनिमिलिया जगत में रख दिया गया। तो यहाँ पर चूंकि इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे प्राणी हैं कि सभी में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं हैं। तो उसी को ये कहा जा रहा है कि इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, एक कोशिकी और बहुकोशिकी में, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, इनके बीच विभेद कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सब एक साथ थे। पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। भले ही ये आसान था कि सारे प्लांट्स एक साथ, सारे प्राणी एक साथ, इनको आसानी से, सरलता से समझा जा सकता है, परंतु फिर भी बहुत से जीवधारी इस प्रकार के थे कि उनमें लक्षण जो थे वो पर्टिकुलर किसी भी एक वर्ग के नहीं थे, यानी उनमें अलग अलग वर्गों के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस कारण से उन जीवधारियों को किसी भी
वर्ग में रखना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कारण बहुत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की जो द्विजगत पद्धति थी उसको अपर्याप्त या अमान्य सिद्ध किया गया या अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था, क्योंकि उसमें हम उन जीवधारियों को एक वर्ग में नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या कमी आई कि वर्गीकरण के लिए अकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, अकारिकी तो है ही, साथ ही साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के जो लक्षण होते हैं वो, या पोषण की विधि हो गई, आवास और प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को समाहित करने की जो आवश्यकता महसूस की जाने लगी, वो भी इस वर्गीकरण के संभव नहीं हो पाते, इस वर्गीकरण से संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, द्विजगत वर्गीकरण में जितने पौधों को और जंतुओं को शामिल किया गया, सभी का देखा जाए तो आवास, रहन सहन अलग है ना, पोषण यानी भोजन अलग अलग प्रकार का, उनकी कोशिकाओं में जो भित्ति है उनके लक्षण अलग प्रकार की, कोशिका की रचना अलग प्रकार की थी। तो एक तरीके से वर्गीकरण के लिए आकारिकी तो इम्पॉर्टेंट है ही, परंतु उसके साथ साथ हमको उनकी कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के जो लक्षण है, या पोषण की विधि है, या उनका आवास और प्रजनन की विधि, या फिर उनके विकासीय संबंध, इनको भी शामिल करने की आवश्यकता धीरे धीरे महसूस की जाने लगी। तो समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन आए और पादप और प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन्हीं कठिन पद्धतियों, जिनमें कि सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। तो यहाँ पर ये आपको एक तालिका दिखाई दे रही है, ये देखिए, इस तालिका को आप ध्यान से देखें। लक्षण, यहाँ लक्षण के आधार पर या लक्षण के आधार पर 5 जगत बताए गए हैं। द्विजगत किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें पादप जगत और प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत यानी पादप और प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, यह है आपका 5 जगत वर्गीकरण। ये आर.एच. विटकर के द्वारा दिया गया। देखिए, इसमें लक्षण के आधार पर कौन कौन से लक्षण लिए गए? कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली, काय संरचना और पोषण की विधि। जगत है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक लक्षणों के आधार पर, जैसे हमने पहला लक्षण लिया, पहला लक्षण क्या लिया? कोशिका प्रकार। तो कोशिका प्रकार में मोनेरा जगत के जो जीव हैं, है ना, तो वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं, यानी उनकी कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो सुस्पष्ट नहीं है, प्रिमिटिव प्रकार का है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत अगर हम लेते हैं तो उसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, फंजाई जगत में भी यूकैरियोटिक आते हैं, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक आते हैं और एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक आते हैं। इस प्रकार हम लक्षणों के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण को अगर समझते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। उसी प्रकार दूसरा है कोशिका भित्ति लक्षण लिया। अब मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनमें कोशिका भित्ति कैसी रहेगी? सेलुलोज रहित, अर्थात उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाएगा और एमिनो एसिड होगा। ठीक है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित, अर्थात कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है, कुछ जीवों में उपस्थित होती है। फंजाई जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन ये भी सेलुलोज रहित यानी सेलुलोज नहीं होता है, काइटिन युक्त होता है। कैसा होता है? काइटिन युक्त। प्लांटी जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज सहित यानी सेलुलोज वाली होती है, और एनिमिलिया जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार केंद्रक झिल्ली के लिए है, मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। क्यों? क्योंकि उसमें तो केंद्रक ही अस्पष्ट है, तो केंद्रक झिल्ली होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोटिस्टा जगत में केंद्रक झिल्ली है क्योंकि यूकैरियोटिक जीव है, फंजाई में भी उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है और एनिमिलिया में भी उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से हम लक्षण के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण को देखते हैं। तो लक्षणों को पहले आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। कितने लक्षण दिए? कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। इस प्रकार ये 5 जगतों में आपको लक्षणों के आधार पर बताया गया है कि ये उसमें उपस्थित है, अनुपस्थित है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो इस तालिका को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से याद भी करना है। तो मैंने आपको बताया ये 5 जगत वर्गीकरण दिया था
1969 में R.H. विटकर ने, ठीक है, द्विजगत दिया था कैरोलस लीनियस ने, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण दिया है R.H. विटकर ने 1969 में, ठीक है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मैंने आपको बता दिए, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे, अर्थात ये उन्होंने एक मानक लिया जिसके तहत उन्होंने सभी जगतों में जीवों को वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो जो 5 जगत से जुड़े कई अवधारणाएं हैं उन पर हम विचार करेंगे जिसमें वर्गीकरण की पद्धति प्रभावित है। इसमें इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको पादपों के साथ रखा गया था, ठीक है। इससे पहले की जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें बैक्टीरिया को, नीले हरे शैवाल, है ना, फंजाई यानी मॉस उदाहरण लिया गया है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको किसके साथ रखा गया था? प्लांट में रखा गया था। इस जगत के लक्षण, जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, है ना, कि इनमें क्या था? कोशिका भित्ति पाई जाती थी, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, तो ये एक समानता हो गई। जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। तो सिर्फ एक समानता हमको क्या दिखाई दे रही है? कोशिका भित्ति, कि कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है करके। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे लक्षण हैं वो सब एक दूसरे से अलग थी, ठीक है। तो जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया, ठीक है। जितने यूकैरियोटिक हैं उस सभी को एक तीसरे, मोनेरा को 2 में बांटा गया, 2 और विभाग उसके बांटे गए हैं, जबकि जितने यूकैरियोटिक जगत के उनको एक तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। तो एक 60 जगत वर्गीकरण भी प्रस्तावित किया गया। ये 5 जगत था, है ना, तो अभी जो हम बोल रहे हैं कि मोनेरा को कितने में बांट दिया? 2 में बांट दिया गया है, तो एक जगत बढ़ जा रहा है ना, तो एक 60 जगत वर्गीकरण भी प्रस्तावित किया गया। इस पद्धति के विषय में विस्तार से हम और जब बड़ी कक्षाओं में आप बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पायरोगैरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो सबको किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। और एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, ठीक है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगा। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ अकारकी, कारकी एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर भी आधारित हो, बल्कि जातिवृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। कहने का तात्पर्य जिन लक्षणों पर वर्गीकरण किया गया है उस पर तो आधारित हो ही साथ उनके जो विकासी संबंध हैं, जातिवृत्ति जो संबंध है, उस पर भी ये आधारित हो। इस प्रकार विटकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत जो है, इनको सामान्य भाषा में क्रमशः पादप जगत और प्राणी जगत कहा जाता है। इसके लिए 2 अलग अलग अध्याय दिए गए हैं।
जिसमें हम एक जगत में पूरा पादप जगत का अध्ययन करेंगे और दूसरे जगत में पूरे प्राणी जगत का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर इस अध्याय में आपको 3 कौन कौन से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को जितना मैंने वर्गीकरण बताया है अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे जो जगत हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो लेसन में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।